यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की, हम प्रिपरेशन करें, तैयारी अपनी करें, जिसमें हम अपनी जो क्लास जो एनसीईआरटी आपकी है, एनसीईआरटी साइंस की हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हमारी क्लास 7th की साइंस आपकी चले, जिसमें हमने 9 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। 9 चैप्टर तक हमने डिस्कस इसमें कर लिया। इससे पहले हमने जो क्लास 6 की साइंस की आपकी जो विज्ञान की बुक है, उसकी एनसीईआरटी की जो समरी है, वो अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हमने डिस्कस कर लिए। सारे चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें क्लास 6 की आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और क्लास 7 की जो अब तक के चैप्टर आपको हो गए हैं, सारे चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिलने हैं। इसके बाद हम जो क्लास 7 की ख़त्म होते ही हम क्लास 8 के अपने स्टार्ट कर देंगे। तो एग्ज़ाम से पहले ही आपका जो है सारा साइंस का जो सारे चैप्टर आपके हैं, सारी यानी क्लास 6 to 8 पूरी कंप्लीट आपके हो जाएगी। तो जो बच्चे का कमेंट आ रहा था, जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कंफ्यूज, जो बच्चे कमेंट में कह रहे हैं कि जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करा दो, तो इस तरह तो आपको जो एग्ज़ाम से पहले आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले हम 8वीं तक जो अपने हैं साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे, सारे चैप्टर एक एक। तो डेली हम एक चैप्टर करें, जिससे अगर जो सिलेबस हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दिया, सिलेबस कंप्लीट करा दिया और आपसे कुछ आता नहीं, तो क्या उसका क्या फ़ायदा होगा। तो आपको साथ साथ अगर एक चैप्टर आप करें और डेली आप एक चैप्टर उसे पढ़ रहे हो, तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपका यानी बेनिफिट भी तो यहाँ पर देखना है कि आपको कितना गेन आता है। आप जो गेन भी तो करना है, जिससे आप एग्ज़ाम, अब सिलेबस कंप्लीट हो गया और आपकी जो तैयारी है वो नहीं हुई, तो वो भी गलत आपका हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, हम एक एक चैप्टर अपना डेली तैयार करेंगे, जिससे हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। चलिए अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि आज जो हमारा चैप्टर 10 है, ये है जीवों में श्वसन। जैसे जो आप सांस लेते हो, रेस्पिरेशन करते हो, तो जो एनिमल्स है उनमें श्वसन या फिर जो जीवो है यानी ऑर्गेनिज्म जो है उनमें रेस्पिरेशन की इसमें बात की गई है। तो इसमें इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है समझ आपको आ जाएगा। तो इसमें है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे जो जीव है वो सांस लेते हैं, तो श्वसन के बारे में हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। जो जीवों में श्वसन होता है, जो वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो जो इम्पोर्टेंट आपका है। चलिए, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। अब हम पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है जो जीव है उनमें जो श्वसन होता है यानी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो आप रेस्पिरेशन करते हो, जो आप सांस लेते हो, उसके बारे में। तो सबसे पहले है कि बुझो, जो बुझो है और जो पहेली, ये चैप्टर से आपका होता है। तो इसमें जो बुझो है वो क्या पूछ रहे हैं, या आप अपने आप को भी कंपेयर यहाँ पर कर सकते हो, अपने आप को भी सपोज कर सकते हो कि मैं यानी अपना आपका जो भी नाम है XYZ, तो वहाँ पर या आप जो नाम है या आप रखकर उसे सपोज कर सकते हो। तो इसमें है बुझो का दिया गया है, तो बुझो को सपोज करके हम कर रहे हैं कि जो बुझो है वो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद आ रहे थे। क्या आ रहे थे? जो एक साल के बाद आ रहे थे। तो जो बुझो है या जो आप हो XYZ, तो वे अपने जो दादा दादी होते हैं, जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होती है, जब आप बाहर रहते हो, यानी दादा दादी आपके ज़्यादातर क्या होता है, अब जो हो रहा है कि दादा दादी आपके गांव में रहते हैं और जो मम्मी पापा होते हैं और आप जो होते हो वो शहर में आ जाते हो। तो इसी वजह से क्यों जो दादा दादी होते हैं वे साल में आते हैं, 6 महीने 3 महीने इस तरह आपके घूमने आते हैं। तो उसी तरह जो बुझो है वो भी बहुत ही खुश है। क्यों? क्योंकि जो उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर है यानी दादा दादी जो उसके हैं वे आने वाले हैं, यानी 1 साल के बाद, पूरे 1 ईयर के बाद वो आने वाले हैं। तो उसे क्या उत्सुकता थी, यानी मिलने की उसे खुशी थी कि वे कब आए, उसे वेट कर रहा था कि कब वे आए। तो वह शीघ्र से शीघ्र शहर बस स्टॉप पहुंचना चाहता था। वह यानी जल्द से जल्द क्या पहुंचना चाहता था, जो बस स्टॉप होता है, तो शहर का जो सिटी का जो शहर का बस स्टॉप है वहाँ पर वो ज़्यादा जल्दी पहुंचना चाहता था, जितनी जल्दी हो सके कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ताकि उनका स्वागत कर सके, ताकि उनका जो वेलकम है, जो उनका स्वागत है वो कर सकूँ। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। तो वो उत्सुकता था, यानी खुशी खुशी में वो बहुत जल्दी अपना चले गया, यानी जब उत्सुक है मिलने के लिए, तो वो क्या कुछ ही मिनटों में वहाँ पर पहुंच गया। भागते भागते वो दौड़ कर जा रहा था, दौड़ कर वहाँ पर पहुंच गया।
इसके बाद उसकी सांस तेज़ी से चल रही थी। जो उसकी सांसें होते हैं, जैसे आप दौड़ करते हो, यानी सुबह के टाइम आपने देखा होगा मॉर्निंग जब आप वॉक करते हो, जब आप दौड़ते हो, या फिर आप कुछ जैसे आप ऊपर से नीचे, आप जिन्हें जो सीढ़ी आपके होते हैं, सीढ़ी से आप जो है ट्रैवल, सीढ़ी से ऊपर की ओर आप बढ़ते हो या ऊपर से नीचे की ओर आप आते हो, वो भी स्पीडली आप गए, यानी तेज़ी से आप दौड़ कर गए, तो तब क्या होगा, आपकी जो सांसें होती है वो क्या हो जाती है, तेज़ी आपकी चलनी शुरू हो जाती है। तो हार्ट बीट क्या है, स्पीडली आपकी हो जाती है। तो सांस जो होते हैं वो तेज़ आपकी चलने लगती है। तो उसकी भी जो सांसें थी वो तेज़ चल रही थी। अब आता है अगला। तो जो उसकी दादी थी, जो उसके ग्रांड मदर थी, उसने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है, यानी जब तेज सांस चलते हैं तो क्या हाँफते हो, और नाक की जगह आपका जो मुंह है, मुंह से भी आप श्वसन लेते हो, यानी रेस्पिरेशन करते हो। तो उसने उससे पूछा, बुझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ है। तो बुझो ने बताया कि मैं दौड़ कर, यानी मैं रनिंग करके आया हूँ, दौड़ कर आया हूँ यहाँ पर। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद, उसे क्या हुआ, फिर आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद जब हम वॉक करते हैं, यानी रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। तो वह जो सांस होती है, वो जो श्वसन करता है, जो सांस लेता है, वो तेजी से क्यों लेता है, यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। ये जो पर्सन था, उसका जो माइंड है उसमें घूमता रहा। अब आता है कि बुझो है, उसके प्रश्न है, बुझो का एक क्वेश्चन है कि हम सांस क्यों लेते हैं। तो बुझो ने एक क्वेश्चन किया कि हम जो सांस है, जो रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्यों लेते हैं। तो इसका आंसर है कि सांस लेना क्या है, श्वसन प्रक्रम का एक स्टेज होता है, एक चरण आपका है। जो सांस हम लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेट करके हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेना भी एक आपका श्वसन का एक प्रक्रम होता है। एक जो श्वसन है उसकी स्टेज आपकी होती है, एक प्रोसेस होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम श्वसन क्यों करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो हम श्वसन करते हैं वो क्यों करते हैं। तो श्वसन हम क्यों करते हैं, वाई डू वी रेस्पियर। यह आता है आपका इंग्लिश में, से बोलेंगे वाई डू वी रेस्पियर, वाई डू वी रेस्पियर। तो ये है आपका पहला पॉइंट आया कि जो चैप्टर सेकंड आपने पढ़ा था, अध्याय जो सेकंड है, उसमें आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। तो जिन्हें क्या कहे जाते हैं, जो जितने भी जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो स्मॉल माइक्रोस्कोप जो यूनिट्स होती है उसके बने हुए होते हैं। तो उसे क्या, यानी ये जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। सूक्ष्म इकाइयों से बनने के कारण कोशिकाएं कहा जाता है। इनको क्या, कोशिकाएं, यानी इनको सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल्स। जैसे कि आपने जो चैप्टर सेकंड था जिसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो एनिमल्स जो है, जो जीव है, जो जंतु होता है, जंतु का पोषक, जो जंतु को पोषक, यानी पहले हमने पढ़ा था पादपों में पोषण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जंतु में पोषण। तो जंतु में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, वो सारा प्रोसेस हमने चैप्टर सेकंड में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें यही बात की गई है कि जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर सेकंड में, जहाँ पर जितने भी जो जीव थे, जितने भी जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। कैसी इकाइयों से, सूक्ष्म, जो स्मॉल माइक्रोस्कोप जो यूनिट्स होती है उनके वो बने होते हैं, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है, सेल्स आपका बोला जाता है, कोशिकाएं इनको बोलते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका है, जो सेल होती है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, उसकी सबसे छोटी यानी सबसे स्मॉल संरचना जो स्ट्रक्चर होती है, और जो क्रियात्मक आपके है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। जीव की प्रत्येक कोनी, जो जीव, जितना जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है, कुछ ना कुछ रोल प्ले करेगी। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन जो ये वर्क करती है, ये जो कार्य करती है, इन्हें करने के लिए जो सेल्स है उसे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ ना कुछ ऊर्जा की उसे नीड होगी, आवश्यकता होती है। अब आता है आगे अगला पॉइंट आपका कि यहाँ तक कि हमें खाना खाते, जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पढ़ते समय भी क्या होता है, हमें एनर्जी चाहिए। तो जब हम खाना खाएंगे तब भी हमको एनर्जी चाहती है, एनर्जी चाहिए। जब हम सोते हैं यानी स्लीपिंग करते हैं, रात को जब हम सोते हैं या दोपहर में भी जब हम सोते हैं, तो उस टाइम भी क्या होता है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तब भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी की आपको आवश्यकता होगी। बिना एनर्जी के आप ये सब काम नहीं कर सकते। तो यह ऊर्जा आती है। अब क्वेश्चन आता है कि जो
ऊर्जा होती है ये कहाँ से आती है? तो ऊर्जा कहाँ से आती है? पहला क्वेश्चन आपका ये बना। दूसरा है आपके माता पिता जो आपके मम्मी पापा हैं तो वे आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? तो जो आपके मम्मी पापा होते हैं तो वे क्या करते हैं, आपको डेली बोलते हैं, यानी टाइम टू टाइम क्या कि खाना खा लो खाना खा लो। तो खाना खाने के लिए आपको आग्रह करते हैं कि टाइम से अपना खाना खा लो, यानी सुबह का जो आप नाश्ता करते हो नाश्ते में आपको बोलेंगे, देन आपको जो आप उसके बाद जो लंच करते हो जो है उसके भी आपको बोलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, फिर डिनर आपका होता है उसके लिए भी आपको बोला जाता है। देन जब आप घर रात का जो खाना होता है उसके लिए भी आपको बोलते हैं, और बीच में भी अगर कुछ बन जाए तो उसके लिए भी क्या कहते हैं कि ये खा लो। तो क्यों, यानी बार बार आपसे क्यों आग्रह करते हैं, क्यों आपको बोला जाता है कि आप जो है वो भोजन कर लो? पहला पॉइंट है इसमें कि भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो भोजन में जितनी भी एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है, संचित होती है, स्टोर आपकी हुई रहती है, वो एनर्जी यानी ऊर्जा श्वसन के लिए, जब एनर्जी जो होता है उसके ऊर्जा श्वसन के लिए ये समय क्या होता है, निर्मुक्त होती है। तथा सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो जितने भी जो जीव होते हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें भोजन से ऊर्जा प्राप्त, जब उन्हें भोजन हमने किया, जो भी फूड हमने खाया है, तो फूड से जो एनर्जी होगी, तो एनर्जी की जो एनर्जी जो हमने ली, फूड से जो एनर्जी ली, ये जो एनर्जी होती है, तो एनर्जी किस में हेल्प करते हैं? जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, आवश्यकता है, ऊर्जा की नीड होती है। अब आता है नेक्स्ट, श्वसन के प्रक्रम में जब जो श्वसन होता है, जो आपका श्वसन है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, उसमें हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। तो श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है, जो प्रोसेस है, हम पहले सांस के द्वारा जो वायु है वो शरीर यानी जो हमारा शरीर होता है, क्या है, जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, तो श्वसन के प्रक्रम में हम करते हैं। जब हम जो सांस लेते हैं, सांस लिया हमने, तो सांस लेने के लिए क्या करते हैं, हम पहले जो सांस आपकी है, तो सांस लिया, तो सांस के द्वारा हम जो वायु होते हैं, जो एयर होती है, उसको क्या अपनी जो बॉडी है, अपना जो शरीर हमारा है, हमारे बॉडी के अंदर ले जाते हैं। वायु में जो ऑक्सीजन होता है, क्या जो वायु है, वायु में ऑक्सीजन होता है, वायु में क्या होता है, O2 आपका होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये तो सभी को पता है, हम O2 जो है वो लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो इसमें जो वायु में जो ऑक्सीजन होते हैं वो हमने ले ली, देन फिर O2 लेने के बाद जो हम जो सांस है अपनी वो छोड़ देते हैं, जो CO2 होती है उसको रिलीज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जो हमने सांस ली है, जब हमने रेस्पिरेशन जो सांस लेके, जैसे आप जब सांस लेते हो तो सांस के टाइम पर क्या लेते हो, सांस लेते टाइम जो वायु है, आप जो वायु में जब सांस लेते हो, जब एयर में जो हवा में आप जो सांस लेते हो, उसमें जो CO2 आपकी होती है, जो CO2 आप रिलीज करते हो, वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में आप CO2 छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, लेकिन उसका एज कंपेयर टू जो आप O2 ग्रहण करते हो, O2 लेते हो, तो O2 कम लेते हैं और CO2 ज़्यादा रिलीज करते हैं, ज़्यादा हम छोड़ते हैं, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। तो ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध आपकी होती है। अब आता है आपका अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि हम जिस वायु को, हम जो भी वायु ले रहे हैं, यानी वायु को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो जब हम वायु को सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में चली जाती है। तो कोशिका जो सेल्स आपके होते हैं छोटी छोटी, उनमें वो चली जाती है। तो जब हम सांस लेते हैं, तो सांस के टाइम पर क्या हुआ, जो वायु, जो एयर हमने ली है, तो जब हमने सांस ली, तो सांस लेने के बाद जो भी एयर है, जो भी हवा होती है, जो भी, तो श्वसन के टाइम पर जब हम सांस ले रहे हैं, तो उसमें जो उपस्थित यानी जो प्रेजेंस आपकी O2 होती है, ऑक्सीजन होती है, वो जो हमारी बॉडी के पार्ट है, यानी अलग अलग जो पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट में वो O2 क्या होती है, चली जाती है। जितनी भी हमारी सेल्स है, तो जो भी सेल्स होती है वो जो सभी की सभी जो होती है ऑक्सीजन ले लेती है। अब आता है नेक्स्ट कि कोशिका श्वसन। नेक्स्ट आता है कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। तो जो कोशिकीय श्वसन है, तो कोशिकीय श्वसन है क्या, तो कोशिकीय श्वसन यानी जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है आपका, इसे बोला जाता है इंग्लिश में सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है,
इसमें पहला पॉइंट आता है कि कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स आपकी होती है, तो सेल्स क्या करती है, सेल्स जो होती है वो ऑक्सीजन जो O2 है उसके भोजन जो है, तो ऑक्सीजन जो भोजन का क्या है विखंडन होता है, तो विखंडन में ये हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, कोशिका में भोजन के विखंडन का जो प्रक्रम है उसमें ऊर्जा मुक्त होता है, यानी फिर इसमें जो ऊर्जा जो एनर्जी फ्री होता है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, आपका कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो सेलुलर में क्या होता है, तो कोशिकाएं जो है उसमें सेल्स श्वसन होता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन आपका रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका के अंदर यानी जो सेलुलर है, सेल्स जो है उसके अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में वो विखंडित हो जाता है। तो किसमें, जब जो हम श्वसन करते हैं सांस, यानी जो कोशिका जो सेल्स हमारी है उसके अंदर जब हम जो भोजन यानी जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके, जो ऑक्सीजन हमने ली, जो O2 ली, उसका यूज़ करके क्या करता है, CO2 और जो जल में वो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, बट जाता है। तो CO2 और जल यानी जो वाटर है उसमें वो टूट जाएगा। यानी जो फूड आपने किया जिसमें ग्लूकोज यानी फूड यानी ग्लूकोज आपका है, तो ऑक्सीजन इसमें हम यूज़ किसका करते हैं, O2 का यूज़ करते हैं। जो हमारी बॉडी के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो बॉडी है उसकी जो छोटी छोटी सेल्स है वो अपना वर्क करती रहती है और वो अपना जो CO2 और उसे वाटर में तोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उसे तोड़ देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जो है CO2 हम जब सांस छोड़ते हैं वो रिलीज आपका होता रहता है। अब आपका नेक्स्ट है अगला पॉइंट कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। तो यह कौन सा श्वसन कहलाता है, वायवीय श्वसन आपका कहलाता है। तो ये वायवीय श्वसन आपका हो गया। अब आता है नेक्स्ट आपका वायवीय श्वसन के बाद है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जब ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति होती है में भी भोजन क्या हो सकता है, विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय अश्वसन कहलाता है। तो ये जो आपका होता है ये आपका कहलाएगा क्या, ये होता है आपका अवायवीय श्वसन, यानी ये आपका अवायवीय यानी एनारोबिक आपका रेस्पिरेशन होता है। कौन सा, ये आपका एनारोबिक है। वायवीय जो श्वसन है ये होता है एरोबिक, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। और ये होता है आपका एनएरोबिक, ये कैसा है, अनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये दोनों आपको पता चल गया। अब है भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होते हैं। जब भोजन का जो विखंडन होता है, तो जब भोजन का विखंडन यानी भोजन जो फूड होता है, फूड क्या करता है, विखंडन से ऊर्जा इसमें निर्मुक्त होती है। तो ब्रेक डाउन, जब भोजन का जो ब्रेक होता है, जो रिलीज, तो इसमें फूड रिलीज एनर्जी इसमें आपका है। तो सबसे पहले जैसे इसमें जो इक्वेशन आपको दी गई है तो इसमें चल लेते हैं, जो आपको समीकरण दी गई है। तो इसमें क्या है, जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज किसकी यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा यानी एनर्जी में इसको तोड़ देती है। अब आता है अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट आपका है जो इस इक्वेशन आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट आता है अवायवीय जीव। तो अभी हमने अवायवीय जीव पढ़ा था, एनारोबिक हमने पढ़ा था। तो एनारोबिक जो जीव है वो होते क्या है, तो एनारोबिक, चलिए अब एनारोबिक जीव के बारे में देखते हैं। तो यीस्ट, जो ईस्ट होता है, जो ईस्ट है, तो ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो ईस्ट जैसे जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एयर होती है उसकी अनुपस्थिति में भी क्या होते हैं, वो जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, अवायवीय जीव आपका बोला जाता है। ईस्ट एक कोशिका जीव है। तो ईस्ट जो होता है वो कैसा जीव है, ईस्ट एक कोशिका जीव आपका है। तो ईस्ट कैसा जीव है, कोशिका है, कोशिक जीव आपका है। ईस्ट कोशिक जीव होता है। अब नेक्स्ट आता है कि जो ईस्ट यानी कोशिक जीव कैसा होता है, जो सिंगल सेल से आपका बना होता है। तो ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल से आपका बना होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, सिंगल सेल से बना हुआ होता है,
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है, जो सिंगल सेल से आपका बना हुआ होता है, एक कोशिका जीव होता है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करता है। जो ईस्ट होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या लेता है, सांस लेता है, श्वसन करता है, और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एल्कोहल आपका है वो भी आपका शामिल होता है। तो इस प्रोसेस में एल्कोहल शामिल होता है। इनका उपयोग शराब, जो इसका यूज़ किया जाता है वो शराब, जब जो वाइन आपकी होती है और जो बियर बनाने के लिए किया जाता है। जो बियर आप पीते हो या जो शराब पी जाती है तो शराब बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वह है नेक्स्ट कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, तो तब क्या होता है, अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। तो ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस नहीं होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, उस टाइम पर जो ग्लूकोज और अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे कि निम्न जो समीकरण है, जो इक्वेशन आपको दी गई है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका है, तो ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में, यानी जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन एब्सेंस है, तब ये अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में आपका टूट जाता है। यानी अल्कोहल हो गया आपका, CO2 हो गया, और एनर्जी जो ऊर्जा है उसमें ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। चलिए, इसमें ये ब्रेकडाउन हो गया। अब आता है देन आपका, इसके बाद आएगा, चलिए, हमारी जो पेशी होती है, क्या होती है, जो हमारी पेशी है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है। तो हमारी जो मसल सेल्स होती है वो भी रेस्पायर कर सकती है एनाएरोबिकली के थ्रू, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम तक ही, ये कम टाइम तक ही आपकी रह सकते हैं। वास्तव में जो रियलिटी में क्या होता है, यह प्रक्रम उस समय होता है, ये प्रोसेस उस टाइम होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जब आप जो पहाड़ी इलाकों पे जाते हो, तो जब आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की आपकी कमी हो जाती है, जिससे आपने देखा था, जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें भी ऑक्सीजन के, जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जब वो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, हाइट है, वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा था, तब वो अपने साथ क्या ले रहा था, सिलेंडर ले रहा था। तो सिलेंडर यानी सिलेंडर का जो मास्क, तो सिलेंडर उसने अपनी कमर पे लगाया हुआ था, कमर पे उसके बंधे हुआ था। उसके साथ साथ जो उसके से आपकी जो प्रोसेस था, तो वो उसके जो मुंह था उस पर भी क्या लगा था, मास्क आपका लगा था, जिससे ऑक्सीजन वो लेता रहे। तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर था। जब हम पहाड़ी पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं। तो जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब ये प्रोसेस जो है थोड़े टाइम के लिए आपका चल सकता है। अब आता है नेक्स्ट, बहुत देर तक व्यायाम करने, जब हम बहुत देर तक रेस्ट करते रहते हैं और फिर तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हमने बहुत देर तक क्या कर लिया, व्यायाम कर लिया, रेस्ट कर लिया, और उसके बाद हम तेजी से दौड़ते हैं, यानी दौड़ने लगे, रनिंग करने लगे, या फिर कई घंटे हम टहल ले यानी कई घंटे तक हम टहल रहे हैं। तो कितने घंटे हो गए हम टहल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं, इस तरह वॉक कर रहे हैं। तो इसके बाद है, या फिर जो साइकिल हम चलाते हैं, कितनी देर तक हमने साइकिल चला ली, या जो भारी वजन होता है, तो भारी वजन आपने उठा लिया, तब भी क्या होती है, आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा एनर्जी आपको चाहिए। तो लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, लेकिन जो एनर्जी उत्पन्न करने के लिए एनर्जी उत्पन्न करता है, वो प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी है, उसको जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, उसकी आपूर्ति क्या है, सीमित होती है, लिमिटेड आपकी होती है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशी कोशिकाएं होती है, जो मसल सेल आपकी होती है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा क्या करते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनर्जी की अतिरिक्त जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। कौन से प्रोसेस से, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जो ईस्ट में आपने देखा था, तो वही प्रोसेस वो अपना लेते हैं जब हमें अधिक जो एनर्जी होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब हम भारी वजन उठा लेते हैं या फिर ज़्यादा देर तक दौड़ लेते हैं। इसके बाद या फिर जो हम साइकिल चलाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो जाती है। इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे आपका है ग्लूकोज,
इसमें क्या है, ग्लूकोज आपका है जो पेशी में यानी जो मसल में आपका होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन O2 जो होता है वो एब्सेंस आपका हो गया, उसमें लैक्टिक अम्ल ये आपका बना लेता है। लैक्टिक अम्ल हो गया प्लस ऊर्जा, यानी लैक्टिक अम्ल आपका है लैक्टिक एसिड और एनर्जी ये आपका बना लेता है। अब आता है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन बनता है, क्या आपने कभी सोचा है, तो आपके जो माइंड है, कभी आपके माइंड में ये बात आई होगी कि अत्यधिक जब हम ज़्यादा देर तक व्यायाम कर लेते हैं, रेस्ट हम कर लेते हैं, उसके बाद जो आपकी पेशियाँ होते हैं, जो आपकी मसल होते हैं, उसमें ऐंठन क्यों हो जाती है, तो मसल में ऐंठन क्यों होती है। तो क्वेश्चन बनता है कि आपके जो मसल है उसमें ऐंठन क्यों हो जाती है, तो क्रैम्प्स यानी मसल क्रैम्प हम इसको बोल सकते हैं कि मसल क्रैम्प क्यों हो जाता है, ऐंठन क्यों आ जाती है। तो ऐंठन, अब देखते हैं इसका आंसर, अब देखते हैं कि ऐंठन तब होती है, ऐंठन कब होती है, जब पेशियाँ अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। जब जो पेशियाँ होते हैं, जो मसल होती है, वो एनारोबिक रूप से श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती है। इस प्रक्रम में ये जो प्रोसेस होता है, इसमें ग्लूकोज के आंशिक विखंडन, ग्लूकोज जो है उसके जो आंशिक जो पार्शियली जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ब्रेकडाउन होता है, उससे लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जैसे अभी आपने देखा, तो उससे लैक्टिक एसिड और CO2 आपके बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न कर देता है। जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड है, उसका जो संचयन होता है, उसका जो संचयन है, तो उसके संचयन से क्या होता है, जो हमारी पेशियाँ होती है, जो मसल आपकी होती है, उसमें ऐंठन या क्रैम्प आपका आ जाता है। क्या आ जाता है, क्रैम्प आ जाता है। अब है कि गर्म, जैसे गर्म पानी से स्नान करना, जैसे अभी सर्दियों का सीजन आपका चला है, विंटर सीजन आपका चल रहा है, तो विंटर सीजन में आप जो हॉट वाटर होता है, गर्म वाटर है, उससे आप नहाते हो। तो इसमें वही बात आपकी की गई है कि गर्म पानी से जब हम बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। जब गर्म पानी में हम नहा ले, तो उसके बाद क्या होता है, जब हम बॉडी हमारे है, तो बॉडी की जब हम मसल जो बॉडी है उसकी हम जब मसाज करेंगे, यानी मालिश हम करते हैं, तो मालिश करने के बाद क्या होता है, जब मसाज होती है तो उस पर हमें ऐंठन जो क्रैम्प आई है उससे में हमें आराम मिलता है भाई। आपका नेक्स्ट ये आप देख भी सकते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो जो मसल होती है उसमें जो क्रैम्प है वो आता क्यों है, इसका आप अनुमान या फिर सपोज आप कर सकते हो कि ये होता क्या है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि ये होता क्या है। ये प्रोसेस आपका सबसे पहला है, गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। जब हम जो हॉट वाटर है, गर्म जल जो होता है, जैसे विंटर सीजन में अब जो गर्म पानी से बच्चे नहाते हैं, तो गर्म पानी से जब हम बात लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी की जो मालिश होती है, बॉडी की जो मसाज होती है, तो उसमें करने से क्या होता है, जो रक्त का जो संचरण होता है, जब वो जो रक्त आपका है, ब्लड सर्कुलेशन आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो ब्लड है, जो रक्त है, उसका जो फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फ्लो जब बढ़ जाएगा तो तब क्या होता है, तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो इम्प्रूव होगा। इस कारण जो होता है, हमारी जो शरीर है उसमें ऐंठन आपकी होती है, तो इसमें रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो रिजल्ट ये आता है कि जो सेल्स जो मसल सेल्स आपके हैं, तो रिजल्ट में क्या होता है, जो मसल सेल आपकी होती है उनमें जो O2 है उसकी कमी हो जाती है। तो उसके O2 की आपूर्ति करने के लिए जो हम एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, इस वजह से आपका ये होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाने के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण ये विखंडन हो जाती है, बट जाती है, ब्रेकडाउन आपकी हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट प्रोसेस आपका श्वसन। जो श्वसन है कि श्वसन होता क्या है, तो ब्रीथिंग। श्वसन क्या होता है आपका, ब्रीथिंग आपका है, यानी जो आप सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, तो श्वसन यानी ब्रीथिंग आपका है। तो इसमें चेतावनी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है, चेतावनी है कि इस क्रियाकलाप जो एक्टिविटी आप करने जा रहे हो, ये एक्टिविटी जो आपके टीचर है, यानी सर हो या मैम हो, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस में ही आपको ये एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट आपको करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए। जो नथुने आपके होते हैं, क्या होते हैं, जो नथुने यानी जो नोस्ट्रिल आपके हैं, सीधी सीधी बात है, जो आपके नाक के छेद होते हैं, तो नथुने आपको बोला गया है नोस्ट्रिल, या जो आपके नाक के जो छेद होते हैं, तो नोस्ट्रिल होता है, नाक के छेदों को आपका बोला जाता
है जो ये आपके जो नाक के छेद है और मुख जो आपका माउथ है, मुंह है, उसको आपको टाइटली बंद कर लेना है, यानी कसकर आपको बंद करना है। और जो घड़ी की ओर आपको देखना है, जो घड़ी यानी समय आपको देखना है कितने टाइम तक आप ये कर सकते हैं। जो आपके नाक के छेद, आपने जो नोस्ट्रिल है वो आपने बंद कर लिया, साथ साथ जो आपका मुंह है वो भी आपने बंद कर लिया, क्योंकि हम मुंह से और नाक से ही सांस लेते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको बंद कर लेनी है। और जो आपका घड़ी है या जो आपका घंटा होता है उसे आपको देखना है, यानी टाइम को आपको नोट करना है, कितने टाइम तक ये आप प्रोसेस कर सकते हो, कितने टाइम तक आप अपनी सांस बंद करके रख सकते हो, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, फिर आपको देखना है कि कुछ टाइम बाद आपने क्या फील किया। तो जो हम नोस्ट्रिल और जब अपना माउथ को बंद कर लेंगे तो उस टाइम पर क्या होता है, हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं कर सकते। तो उस समय को आपको नोट, जो टाइम था उसे आपने नोट करना है, जब तक आप अपनी सांस को रोक के रख सके। तो उस टाइम आपको नोट करना है कि जब तक जो सांस है वो आप रोक सकते हैं, तो कितने टाइम तक आपने अपनी जो सांस है, जो ब्रीथिंग है वो रोक दी है, ये आपको नोट करना है कि कितने टाइम आपने रोक लिया है। अब आता है, सबका अलग अलग आपका हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक कोई भी सांस नहीं रोक सकता, सांस नहीं लेगा, यानी नोस्ट्रिल और जब माउथ ही आपका बंद हो जाएगा, क्लोज आप कर लोगे तो सांस नहीं जाएगी, और जब सांस नहीं ली जाएगी तो आपकी क्या डेथ भी आपकी हो सकती है। अब आता है अगला पॉइंट कि सांस को रोकना। जो सांस है उसे रोकते क्यों है, तो सांस को रोकना, तो सांस के जो सांस होती है उसमें रोकने में, तो सबसे पहले बुझो ने नोट किया, बुझो जो है उसने नोट किया है कि कुछ देर तक सांस रोक रखने के बाद उसने सांस छोड़ी, तो उसे तेज तेज क्या होने लगी, सांस लेनी पड़ी है। तो वही प्रोसेस होगा जब आप जो भारी वजन उठा लेते हो, या सड़क जो आप साइकिल चलाते हो ज़्यादा टाइम तक या कई घंटे तक आप वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो, चल रहे हो, तो तब भी क्या होती है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो आप तेज तेज क्या लेते हो, सांस अपने लेते हो। तो वही इसमें आपका बताया गया है। अब आपका है ये प्रोसेस आप कर भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा टाइम तक आपको नहीं करनी। अगर आपको दिक्कत होती है तो गैर आपको जो अपना है वो हाथ आपको हटा लेना है, यानी नोस्ट्रिल और जो माउथ आपने बंद किया हुआ है दोनों को आपको छोड़ देना है। चलिए, अब आपका है कि क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो बुझो, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप जो बुझो है उसको ये बता सकते हैं कि ये जो होता क्यों है, कि हम जो इस तरह नोस्ट्रिल और माउथ को बंद कर लेते हैं और फिर जब हम इन्हें रिलीज करते हैं यानी छोड़ते हैं, तो तब हम तेज तेज यानी स्पीडली जो सांस है, ब्रीथ है, वो क्यों लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि अतः अब आप यह जान गए होंगे, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। यानी जो ब्रीथिंग रेट है आपका, जो सांस लेने का जो प्रोसेस है, ब्रीथिंग रेट है, वो आपका क्या है कि बिना सांस लिए, यानी ज़्यादा टाइम तक आप बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते। ये आपको पहले से ही पता है कि बिना सांस लिए हम जीवित नहीं रह सकते। अगर हमने सांस लेना छोड़ दिया तो हम क्या है, डेथ, यानी हम मर चुके हैं, तो मर जाएंगे। या फिर जो इंसान मरा हुआ होता है, जो मर जाते हैं, तो क्या सांस नहीं लेते, तो ये आपका हो गया। अब आता है अगला पॉइंट कि श्वसन या सांस लेने का अर्थ है, यानी श्वसन या सांस लेने का जो मीनिंग है वो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना है, ग्रहण करना है। तो ऑक्सीजन जो होते हैं, जो O2 है, उससे जितनी भी वायु है, यानी समृद्ध जो वायु होते हैं, ऑक्सीजन से समृद्ध, यानी वायु में जितनी भी O2 होती है उसको अंदर खींचना या ग्रहण करना, और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का इसमें बात किया गया है। इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन आपका होता है, यानी इनहेलेशन क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो CO2 छोड़ते हैं वो हो गया एक्सहेलेशन, यानी रिलीज करना, और ग्रहण करना आपका हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट है आपका उच्च सन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्च सन। तो उच्च सन होता क्या है। अब आता है आपका उच्च सन। उच्च सन देखते हैं कि उच्च सन होता क्या है। पहला पॉइंट है, उच्च सन में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंत है श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च सन कहलाता है। यानी जो हमने जो वायु ली है, जो हवा हमने ली है, जो एयर हम ले रहे हैं, तो उसमें जितनी भी O2 होगी वो शरीर के अंदर आप ले लोगे, और जो श्वसन आप करोगे, श्वसन के टाइम पर CO2 को आप बाहर निकाल दोगे, रिलीज कर दोगे। यही प्रोसेस आपका उच्च सन कहलाता है। यही प्रोसेस आपका होता है इनहेलेशन। ये क्या है, इनहेलेशन आपका होता है। अब आता है, यह क्या है, यह एक सतत प्रक्रम है। ये एक प्रोसेस आपका है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय, अर्थात जीवन पर्यंत होता है।
जब तक आपकी लाइफ है, जब तक आप जी रहे हो, तब तक ये प्रोसेस आपका चलने वाला है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो श्वसन करते हैं, जो सांस लेते हैं, उन सभी की लाइफ साइकिल में ये प्रोसेस डेथ टाइम तक चलता रहता है, जब तक कि वो मर ना जाए, जब तक कि उसका जो है मर नहीं जाता, तब तक कि वो श्वसन आपका करता रहता है, ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। अब आता है अगला पॉइंट कि श्वसन दर, जो ब्रीथिंग रेट है वो होता क्या है। तो श्वसन दर या ब्रीथिंग रेट है क्या, तो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो 1 मिनट में जितनी, यानी 1 मिनट आपकी है तो 1 मिनट में जितनी बार भी वो श्वसन करता है, ब्रीथिंग करता है, वह उसकी श्वसन दर रेट कहलाते हैं, तो वो उसकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है। तो जितनी, यानी जो 1 मिनट में आप जो सांस ले रहे हो, जो श्वसन कर रहे हो, ब्रीथिंग कर रहे हो, वो आपकी श्वसन रेट आपकी हो जाएगी। अतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते हैं। तो श्वसन और उच्छ्वसन क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। श्वसन में हम सांस लेते हैं, और उच्छ्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन ये प्रोसेस आपका होता है जिसमें हमने जो वायु है वो ली, उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी यूज कर लेगी, और जो CO2 है वो रिलीज कर देगी, यानी छोड़ देगी। तो यही प्रोसेस आपका उच्छ्वसन कहलाता है। चलिए अब आता है अगला पॉइंट कि एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतर श्वसन और एक उच्छ्वसन। तो जो सांस लेने का जो अर्थ है, जो मीनिंग होगा वो होता है एक, यानी अंतर श्वसन और एक उच्छ्वसन आपका कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट आपका, क्या आपने, ये आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या आपने श्वसन दर पता लगाना चाहोगे, यानी जो आपकी ब्रीथिंग रेट है उसे आप जानना चाहोगे। हाँ भाई, जानना चाहेंगे। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिति होता क्या होती है, यानी जो ब्रीथिंग रेट है वो स्थिर होती है, अथवा यह शरीर की आवश्यकता, जो शरीर की यानी बॉडी को जो नीड होती है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, आपकी चेंजेस होती रहती है। अब आता है इसका पहला पॉइंट आपका कि सामान्यता, जनरली क्या होता है, सामान्यतः आपने देखा होगा जनरली होता है कि हमें यह आभास ही नहीं होता कि हम श्वसन कर रहे हैं, तो हमें यह आभास नहीं हो पाता कि हम क्या कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिका जो श्वसन यानी रेस्पिरेशन आपका चलता रहता है, हालांकि यदि आप कोशिश करें, तो अगर आप ट्राई करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। जो ब्रीथिंग रेट है उसकी जो गणना है वो आप कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्या, इसे जानने के लिए आपको विश्राम की स्थिति में बैठकर, यानी जब रेस्ट सिचुएशन में आपको बैठना है, यानी आराम से आपको बैठ लेना है, रेस्ट सिचुएशन में बिल्कुल आराम से आप बैठ जाइए और सांस लीजिए और छोड़िए। फिर क्या करना है, आपको सांस लेना है, हवा जो है अंदर लेनी है और फिर उसको छोड़ना है। तो ये प्रोसेस आप कर सकते हो। आप 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं, क्या आप उतनी ही बार अंतर श्वसन करते हैं जितनी बार उच्च श्वसन करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर, श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। जब आप तेज दौड़ते हैं या चलते हैं तो जो वो ब्रीथिंग रेट है उसको भी आप गणना कर सकते हो। अपनी श्वसन दर को, जो श्वसन दर है, ब्रीथिंग रेट आपकी है, रेट आती है वो दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद आपको ज्ञात कर लेनी है। अपने निष्कर्षों को, जो कंक्लूजन आपका निकल कर आया है, जब आपने ब्रीथिंग रेट आपने देखी तो वो आपको एक सारणी बना लिया, एक जो टेबल होती है वो आपको बना लेनी है, उसमें लिख देना है विभिन्न जो सिचुएशन है उसमें श्वसन दर की तुलना, यानी श्वसन जो ब्रीथिंग रेट की कंपेयर जो है, कंपैरिजन करना है आपको। जो सहपाठी आपके होते हैं, जो मित्र है, उसके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब है आपका कोई जो वयस्क व्यक्ति होता है, कोई भी इसमें क्वेश्चन है अब आपका। चलिए, जो भी वयस्क व्यक्ति आपका होता है, यानी इसमें जो एडल्ट ह्यूमन बींग आपका है, क्या वो है, यानी वयस्क व्यक्ति क्या आप निकाल सकते हो। जो वयस्क होता है, एडल्ट ह्यूमन आपका एडल्ट ह्यूमन बींग है, तो उसकी जो अवस्था 1 मिनट में कितनी होती है, यानी 1 मिनट में जो एवरेज हम निकाल ले 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं। तो 1 मिनट का आपको बताया है, तो 1 मिनट में 15 से लेकर 18 बार हम सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं। तो अधिक व्यायाम करने में श्वसन दूर जो श्वसन रेट होता है, ब्रीथिंग रेट आपके होता है, वो 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। तो ये आपका जो अधिक हम रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो श्वसन दूर होती है, श्वसन जो रेट आपका है वो 25 बार हो जाता है। जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, तो हम ना पैदल तेजी से सांस लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, तेजी से हम
नाक तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम व्यायाम करते हैं तो हम तेजी से सांस भी लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण होती है। उपयुक्त जो क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी आप देख रहे हो, आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा, फील किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता हो, जब आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो वह तेजी से क्या लेने लगता है, श्वसन लेने लगता है। तो जब आप सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक आप करते हो तब भी आप इसको देख सकते हैं। जब आप दौड़ के आते हो फिर क्या आप तेजी से सांस लेना शुरू कर देते हो। तो जब बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो हम तेजी से क्या लेने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं। ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कोशिका है, जो सेलुलर हमारे जो सेल्स होते हैं, उसको ज़्यादा एनर्जी की, ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देता है, यानी जो भोजन का जो विखंडन होता है, ब्रेकडाउन होता है, उसकी जो रेट होती है उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, जिससे अधिक ऊर्जा आपकी ली जाती है। अब आपका है कि शारीरिक क्वेश्चन क्या आता है कि अब आपने देख लिया, तो शारीरिक जो क्रियाकलाप, जो एक्टिविटी, फिजिकली एक्टिविटी है, उसके बाद हमें भूख क्यों लगता है, क्योंकि जो खाना है वो ज़्यादा क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। खाना जो है वो ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन होने के बाद क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो जो भूख इसी कारण हमें लगती है, क्योंकि सारा खाना क्या हो जाता है, आपका ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी में आपका चले जाता है। देन हमें क्या लगने लगता है, भूख हमें लगने लगती है। जब अभी इसी तरह आपका है, जब हमें नींद आती है, जब हम सोना चाहते हैं, यानी नींद आने लगती है, तो या झपकी आपको आने लगती है, आंख बंद होने शुरू हो जाते हैं, पलकें जो है वो झपकना शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ जो हम जबाई यानी मुंह पाड़ते हैं, सिंपल भाषा है, जब आप मुंह पाड़ते हो तो जमाई लेते हो, ये क्यों होता है, तो जब आप उनिंदे होते हैं, जब आप क्या होते हैं, उनिंदे यानी बोर आप हो जाते हो, बोरिंग, या फिर ज़्यादा टाइम आपको नींद लिया हो गया, तब भी आपको जमाई आना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, जैसे आपका जो सोने का जो टाइम रहता है, जो भी आप टाइम रखते हो सोने का, उस टाइम से अगर आपने वो टाइम आपका है, एक पीक पीरियड आपका होता है, तो उस टाइम पर जैसे आप सोते हो रात के 10 बजे, तो रात के 10 बजे अगर आपकी बाई चांस 10 बजे नहीं सो पाते हो, 12 आपको बज जाते हैं, तो क्या होने लगेगा, 10 बजते ही आपको जो मुंह आपका पटना शुरू हो जाएगा, जमाई आपको आना शुरू हो जाएगा। आपने ये आप देख सकते हो। तो क्या आपकी जो श्वसन दर है वो कम हो जाती है, तो इसमें पूछा गया है कि उस टाइम पर जो आपकी ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाती है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है, तो आपकी जो बॉडी है उसको जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए, यानी सफिशिएंट अमाउंट में जो O2 से चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो मिल पाती है। चलिए, अब अगला है कि हम जो श्वास कैसे लेते हैं, जो सांस है वो कैसे हम लेते हैं, तो सांस कैसे लेते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं कि जो सांस है, जो ब्रीथ आएंगे है, वो हम कैसे लेते हैं, तो ब्रीथिंग कैसे लेते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें आता है, हम अपने नथुन और नासों द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जो नास है, जो आपके नाक के छेद होते हैं, नोस्ट्रिल आपके हैं, वहाँ से वायु अंदर लेते हैं। वहाँ से क्या लेते हैं, वायु अंदर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा भी था कि जो हमारे नाक के जो बाल होते हैं, जो नाक में जो नाक के छेद आपके, उनमें जो बाल होते हैं, वो वायु को फिल्टर करके अंदर जाने देते हैं, यानी जो वेस्ट पार्टिकल आपके होते हैं, यानी पोल्यूटेड जो वेरियर है, वो पोल्यूटेड जो है वो आपको बाहर आ जाता है, और जिससे इसमें क्या जाता है, वायु आपके अंदर जाते हैं, यानी छन छन कर जो हवा है वो अंदर जाते हैं। तो ये छानने का काम करती है। जैसे आप जो चाय छानते हो, या फिर जो दूध है, दूध पर जब आधे बच्चे जो मलाई है वो नहीं पीते, या दूध में आपका कुछ एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो आपका गिरा रहता है, तो वो क्या दूध हम छलनी से छानेंगे वो आपका बाहर रह जाता है। इसी तरह आटा आप छानते हो, तो आटा छानने के लिए जो छलनी आप यूज़ करते हो, उसमें भी आपके जो कंकड़ पत्थर होते हैं, तुनके वगैरह होते हैं, वो छलनी के ऊपर आपके रह जाते हैं, और जो आटा होता है प्योर, वो आटा आपका नीचे निकल जाता है। तो इसी तरह आपका है जो नथुन है, जो नोस्ट्रिल है, जो नाक के जो छेद होते हैं, वो भी आपका यही काम करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करते हैं। वायु जो है हमारी, वो नोस्ट्रिल के द्वारा ही अंदर जाती है। जो नाश हमारे हैं, यानी नाक के जो छेद होते हैं, वो वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतःश्वसन द्वारा अंदर लेते हैं, जब जो वायु हम ले रहे हैं, जो एयर ले रहे हैं, किसके, यानी जो अंतःश्वसन के द्वारा हम इसको अंतर लेते हैं, तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। फिर ये कहाँ पर चली जाती है, ये हमारी जो नासा गुहा है वहाँ पर ये चली जाती है। तो ये हमारी नासा गुहा में चली जाती है, नेसल कैविटी में आपकी चली जाती है। नासा गुहा, जो नासा गुहा है, नेशल जो कैविटी होती है, नासा गुहा आपका होता है कैविटी, यानी नासा गुहा से वायु श्वास नली से
होकर अपने जो फेफड़े हो, जो हमारे फेफड़े यानी फुफ्फस में चली जाती है। फुफ्फस जो यानी जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर ये चली जाती है, लंग्स में आपके चले जाते हैं। फेफड़े के आपके लंग्स होते हैं तो लंग्स में ये आपकी पहुँच जाती है। जो नली होती है, नली यानी जो पाइप आपका होता है। अब आपका है डायाफ्राम। अब आता है डायाफ्राम यानी मध्यपट। डायाफ्राम जो होता है मध्यपट, तो डायाफ्राम को इंग्लिश में भी डायाफ्राम आपका बोला जाता है। अब है इसमें जो फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जो फेफड़े हैं वो कौन सी गुहा में, वक्ष गुहा जो आपकी होती है वहाँ पर जो स्थित होते हैं, सिचुएटेड आपके रहते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। तो वक्ष जो गुहा होती है, वक्ष गुहा किससे घिरी होती है, ये चारों तरफ से वक्ष गुहा जो पार्श्व में पसलियाँ जो होती हैं, पसलियों से ये जो मस्कुलर होता है यानी जो पसलियाँ आपकी होती है मसल सेल, उनसे ये घिरी हुई होती है। एक बड़ी पेशीय परत, एक जो बड़ी पेशीय परत होती है जो डायाफ्राम मध्यपट आपकी कहलाती है। बड़ी पेशीय क्या कहलाती है, बड़ी जो मसल सेल्स मसल लेयर होती है लार्ज वाली, वो डायाफ्राम या मध्यपट आपकी कहलाती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करते हैं। तो वक्ष गुहा को ये आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होते हैं। तो श्वसन जब हम सांस लेते हैं उस टाइम पर जो डायाफ्राम है और जो पसलियों से बने जो पिंजर होते हैं उसकी गति क्या होती है, आपकी सम्मिलित रहती है। अब आता है अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है अंत्य श्वसन के समय। जब हम श्वसन करते हैं उस समय जो पसलियाँ हमारी होती है वो ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं। यानी पसलियाँ क्या है, ऊपर की ओर आपकी ओर बाहर की ओर गति करना शुरू कर देगी और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करेगा। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देते हैं। ये जो गति हम करते हैं, ये जो गति होती है, ये हमारा जो वक्ष गुहा है उसका जो आयतन होता है उसको इंक्रीज कर देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। और जो वायु होती है वो लंग्स जो फेफड़े आपके हैं उनमें आ जाती है। फेफड़े जो है वो वायु से भर जाते हैं। फिर क्या होता है, जो लंग्स है वो एयर से फिलअप हो जाते हैं उच्चसन के समय। यानी जब हम उच्चसन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, यानी जब हम जो सांस अब बाहर छोड़ते हैं उस समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है। उस तरह जो उच्चसन करते हैं, उच्चसन में क्या होता है, उच्चसन में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम उच्चसन वाले प्रोसेस में हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं। तो इनमें जो पसलियाँ होती हैं वो नीचे की ओर आपकी आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। फिर क्या होगा, जो डायाफ्राम होता है वो ऊपर की ओर अपनी जो पूर्व स्थिति होती है, पहली जो सिचुएशन है उसमें वो चला जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इससे क्या होता है, जो वक्ष गुहा है उसका जो आयतन होगा वो कम हो जाता है। इससे कारण वायु फेफड़े से बाहर धकेल दी जाती है। इस कारण ये रीज़न आपका है कि इसी रीज़न से जो वायु होती है, जो एयर है, वो लंग्स से बाहर धकेल दी जाती है, बाहर की ओर आपकी कर दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतिविधि को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी है तो उसमें हम जो एक्टिविटी हो रही है ये हम इजीली फील कर सकते हैं। एक गहरी सांस आप लेको, तो एक गहरी सांस आपको लेनी है और ये सारी जो पिक्चर, जो चीज़ें आपने पढ़ी, जो पॉइंट आपने पढ़े, ये सब आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब आपका है अगला पॉइंट कि अपनी हथेली को, जो आपकी हथेली होती है, तो हथेली को उधर पर रखिए और उधर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, तो हथेली को क्या करना है आपको, जो आपकी जो हथेली होती है, चलिए इसमें जो हथेली है वो आपको रखनी है उधर पर। उधर पर रखने के बाद जब जो हथेली है वो आपने उधर पर रख दी, तो अपनी जो हथेली थी वो कहाँ पर रखनी है, आपको उधर पर रखनी है। जैसे ही आपने उधर पर अपनी हथेली रख दी तो उधर पर रखते ही क्या हो जाएगा, आपकी जो गति को, आपका अनुभव आप कर पाओगे। अब आता है आपका नेक्स्ट क्या है इसके बाद, चलिए इसमें जो उधर आपका होता है, जो हथेली, यानी जो हथेली आपकी जो पाम होती है, उधर किसको बोला जाता है, उधर बोला जाता है एब्डोमेन को। उधर होता है आपका एब्डोमेन, ABDOMEN, एब्डोमेन आपका होता है। तो एब्डोमेन पर रखकर आप उसको अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलिए जो एब्डोमेन की जो मूवमेंट है। अब आता है नोट।
नोट क्या है? नोट में है आपकी आपका जो धूम्रपान जो होता है, जब आप धूम्रपान करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो वो लंग्स के लिए हार्मफुल होता है, लंग्स को क्षति पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है जो फेफड़े आपके हैं। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध रखता है। तो धूम्रपान यानी स्मोकिंग है वो लिंक्ड किससे है? कैंसर से आपका होता है। इससे अवश्य बचना चाहिए। तो इससे क्या रहना चाहिए आपको? इससे अवॉइड करना चाहिए, इससे हमेशा आपको बचना चाहिए, अवॉइड इसको करना चाहिए, जिससे जो धूम्रपान है वो आपको नहीं करना चाहिए। अब आपका अगला पॉइंट आता है, यह जान लेने के बाद, यह जब हमने सब प्रोसेस अपना पढ़ लिया, तो इसके बाद जो श्वसन के दौरान, जब हम श्वसन करते हैं तो उसके दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं। जो वक्ष गुहा है उसका जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है, उसमें आपको क्या होगा? आमाप जो होता है उसमें चेंजेस आपको मिलेगी। बच्चे सीना, जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो वक्ष गुहा क्या होता है? जो वक्ष होता है यानी जो आपका सीना होता है उसको फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा है, यानी हर कोई ये दावा कर रहा है कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है, सुकती है। अब आता है अगला आपका नोट है कि हमारे आसपास, जो हमारे आसपास यानी सराउंडिंग में आपका है कि बाधु में अनेक प्रकार से, जो बाधु है उसमें अनेक प्रकार से के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, प्रागण आदि होते हैं। क्या होते हैं? धूम्र, ये सब आपका प्रागण जो होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास की जो वायु है, हमारे आसपास की वायु जो होती है उसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं? जो वायु है उसमें अनेक, ये आपका वायु आपका ये क्या है? ये वायु हमारे आसपास को वायु में, तो आसपास की जो वायु होते हैं उसमें अनेक प्रकार के अवांछित कण, जो अवांछित यानी अनवांटेड जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, पार्टिकल, वो जैसे धूम्र, धूल, जल, प्रागण आदि होते हैं। जब अंत श्वसन करते हैं, जब क्या करते हैं हम? जो अंत श्वसन करते हैं, जब हम अंत श्वसन करते हैं तो ये कण हमारा नासा गुहा में उपस्थित रामों में फंस जाते हैं। तो जो नासा गुहा में जो उपस्थित, जो नासा गुहा है उसमें उपस्थित जो रोम होते हैं उसमें ये फंस जाते हैं। तो रोमों में ये फंस जाते हैं, रोमों में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसा नासा गुहा के पार चले जाते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो नासा गुहा यानी नेसल कैविटी होते हैं उसके पार भी ये चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत आपके है, जो गुहा की जो कोमल परत होती है, कोमल जो सॉफ्ट लेयर होती है उसको उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? उसको उत्तेजित कर देते हैं, उसे उत्तेजित कर देंगे, जिसका परिणाम स्वरूप हमें डोक होती है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है? हमें जो होती है डोक इसमें होती है। इसके जो रिजल्ट आपका है जिसके परिणाम स्वरूप ये आपका छींक आपका है, डोक नहीं है, ये छींक है। इसके परिणाम, ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक आपकी हो रही है। चलिए, इसमें जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या होता है? छींक आते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक को बोला जाता है स्नीज। क्या बोला जाता है? छींक होती है आपकी स्नीज। तो जैसे अब आपको सर्दी में छींकें आती है तो वही इसमें बात की गई है, ये आपका छींक है। तो छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। जब हम छींकते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उसमें जो अवांछित यानी जो पार्टिकल होते हैं, अवांछित जो पार्टिकल है, अनवांटेड जो पार्टिकल है, वो बाहर की ओर आपके निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु है हमारे शरीर में प्रवेश। तो ये प्रोसेस आपका क्या है? यानी जो स्वच्छ वायु आपकी होती है, प्योर एयर आपके शरीर में, बॉडी में आपकी प्रवेश करती है, एंटर करती है। अब आपके है कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है। क्वेश्चन है जो सावधानी आपको बरतनी है। चलिए सावधानी देखते हैं क्या क्या इसमें बरतनी है। जब आप छींकते हैं, क्या करते हैं? जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक ले, जिससे आपके द्वारा बाहर निकले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंत श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। तो इसमें आपको सावधानी यानी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टेक केयर आपको दिया गया है, जिसमें आपको केयरफुल रहना है, सावधानी आपको बरतनी है। जब आप छींकते हैं तो आपको जो नोज आपके है, जो नाक है, इस पर आपको या तो कपड़ा रख लेना है या जो आपके हाथ होते हैं वो आपको रख लेने हैं। अगर आपके पास जो रुमाल उस टाइम पर प्रेजेंस नहीं है, रुमाल आपके पास नहीं है, तो अपने हाथ से आपको अपने नाक पे अपने हाथ यानी नाक और जो मुंह है उस पर इस तरह आपको जो अपने हाथ होते हैं दोनों उस तरह रखने हैं, और जिससे जो दूसरा व्यक्ति है वो अफेक्ट ना हो, उसके पास वो कण ना जाए, क्योंकि जो नाक के छेद होते हैं वहाँ से आपके जो छींकों के कारण क्या हो जाए, दूसरे व्यक्ति के पास वो पार्टिकल चले जाते हैं।
अब आता आपका एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस आपको लेना है, डीप ब्रीथ लेनी है। किसी मापन फीते से वक्स का माप लीजिए। इस माप को सारणी में नोट करना है, जो टेबल आप बनानी है उसमें नोट करना है। पुनः विस्तारित होने पर वक्स का माप आपको लेना है, दोबारा से आपको वक्स का माप लेना है। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया। तो जो सहपाठी है, जो फ्रेंड आपका है, उसका अधिकतम विस्तार किसने दिखाया। हम सवसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो अब आता है नेक्स्ट है अब आपका कि कोई भी जो व्यक्ति होता है, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। जो आपके लंग्स होते हैं, जो फेफड़े हैं, उसमें आप कितनी वायु जो है वो भर पाओगे। तो कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो पर्सन है, वो कितनी वायु जो है वो अपने शरीर, जो आपका फेफड़े है, जो लंग्स है, उसमें भर पाएगा। पहला पॉइंट है कि प्लास्टिक की, आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से मीडियम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेना है प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल आपको लेनी है। जो प्लास्टिक होता है तो उसमें जो चौड़े मुंह वाली जो बोतल आती है वो आपको लेनी है। इसके पैंदे को काटकर अलग कर दीजिए। जो इसका जो पैंदा होता है उसको काटकर आपको अलग कर देना है। ये आपको काट लेनी है, यानी नीचे से आपको ये काट लेनी है। इसके बाद वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, यानी वाई शेप में आपको या तो एक ग्लास आपको लेना है, कांच आपको लेना है, नहीं तो आप जो प्लास्टिक की एक नली, जो प्लास्टिक है उसकी एक ट्यूब ले सकते हैं, पाइप आप ले सकते हैं। प्लास्टिक की नली ले ली तो बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए। जो बोतल का जो ढक्कना होता है उसमें आपको एक छिद्र करना है, एक छेद करना है, जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। जैसे आप जो पानी के लिए क्या करते हो, बोतल जो आपके होते हैं, बोतल के ढक्कन में आप हल्का सा छेद कर लेते हो, जिससे जो बोतल ना खोलकर आपको, जैसे आपने स्कूल टाइम में भी क्या होगा, बोतल का जो ढकना होता है उसमें आप एक हल्का सा छोटा सा छेद कर लेते हो, जिससे आप ऊपर से पानी, यानी इंटरटेनमेंट उसमें क्या होता था, यानी जब चाइल्डहुड में आप करते थे तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, छेद अपना कर लेते हैं और पानी जो है वो ढक्कन के उससे वहाँ से बोतल को भींच, यानी पुश कर करके क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो इसी तरह आपका है कि नली के साकित सिरे पर दो गुब्बारे, जो नली है उसका जो साकित सिरा है उस पर आपको दो गुब्बारे बिना फूले हुए लगा लीजिए। तो बिना फूले हुए आपको गुब्बारे, जो बैलून होते हैं, वो आपको लगा लेना है, जो उसका सिरा होता है इसके, यानी जो नली है वो चित्र के अनुसार आपको बोतल में लगानी है। नली जो होती है, जो आपने पाइप लिया वो आपको फिगर के अनुसार, जो फिगर है उसमें बोतल जो आपने लिया उसमें आपको लगा देनी है। इसके बाद है अगला पॉइंट कि अब बोतल का ढक्कन लगा लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो बोतल है, जो बोतल है उसका आपको जो ढक्कन है वो आपको लगा देना है तथा उसे इस प्रकार सीलबंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। तो आपको इस तरह वो सीलबंद करना है, इस तरह आपको बंद करना है कि वो वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पैंदे पर, जो बोतल का जो खुला पैंदा है उस पर आपको रबड़ या प्लास्टिक की एक पतली सीट तान कर किसी रबड़ बैंड की सहायता से उसको बांध लेना है। तो बांध लिया आपने, देन आपको जो फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचे और गुब्बारों को आपको देखना है। जो लंग्स आपके होते हैं, जो फेफड़े हैं, तो उसका प्रसार, यानी लंग्स जो है वो उसका श्वसन कैसे करते हैं, तो उसमें जो रबड़ की जो परत होती है, रबड़ की जो लेयर है, वो आपको पकड़कर आधार से नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर आपको वो खींचना है। गुब्बारे को आपको देखना है, जो बैलून होता है, जो गुब्बारे, उसको आपको देखते रहना है। इसके बाद क्या करना है आपको, जो रबड़ की जो परत है, रबड़ की जो लेयर होती है, वो ऊपर की ओर आपको धकेलनी है। फिर जो लेयर आपने लिया, रबड़ की जो परत है, वो आपको ऊपर की ओर आपको करनी है, यानी ऊपर की ओर आपको धकेलनी है और गुब्बारे को आपको देखना है। फिर आपको जो गुब्बारे हैं, जो बैलून है, उनको देखते रहना है। अब आता है नेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चन बनते हैं कि क्या आप गुब्बारे में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो पिछली बात है, गुब्बारे आपके फूल जाएंगे, परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मॉडल, जो मॉडल आपने लिया है, इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो लंग्स, जो फेफड़े हैं, उसको जो आपके प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके बाद है अगला कि रबड़ की परत किसे प्रदर्शित कर रहे हैं। जो रबड़ की जो परत है वो किसको प्रदर्शित कर रही है। तो अब आपका आता है, अब आप श्वसन की जो क्रियाविधि है, जो एक्टिविटी होती है, उसे समझने में आप समर्थ हो गए। आपको समझ में आ गया कि श्वसन की जो एक्टिविटी होती है वो किस तरह आपकी होती है। चलिए अब इसकी पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर के माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपने दो प्लास्टिक की बोतल आपने ले रखी है, प्लास्टिक की वे बोतल आपकी है। तो प्लास्टिक की बोतल में ये देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, तो ये क्या है, ये दो गुब्बारे आपने लिए, दो गुब्बारे हो गए। तो ये प्लास्टिक की बोतल आपने ली है, प्लास्टिक की बोतल है। यहाँ पर आपने रबड़ जो सीट होती है वो आपने लगाई। तो इसमें आप देख रहे पहले गुब्बारे क्या है, आपने बिना फुलाए रखे थे। देन जब आप वो रबड़ खींचते हो, यानी खींचने के बाद क्या हो गए, जो आपके बैलून थे ये आपके क्या है, फूल गए, ये आपके फूल जाते हैं।
तो ये आपका हो गया। इसके बाद चलिए, इससे पहले हमने जो प्रोसीजर, जो सीना आपका है, तो सीना कैसे फुलाते हैं, यानी सीने को मेज़र करने का जो तरीका है, इस तरह आपको वो मेज़र करना है, नापना है, तो अब आता है अगला पॉइंट आपका था। इससे पहले जो हम फेफड़े इसके बारे में, जो ब्रीथिंग के बारे में, यानी जो ह्यूमन बींग है उसका जो ब्रीथिंग यानी जो श्वसन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखते हैं। तो उसकी पिक्चर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले ये क्या है, हमारा जो मानव का जो श्वसन तंत्र आपका है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन का जो तंत्र आपका होता है, श्वसन का जो सिस्टम है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको ग्रीष्णी आपको दिख रहा है। ग्रीष्णी होती है फैरिक्स। ग्रीष्णी क्या होती है आपकी, फैरिक्स आपकी होती है, ये हो जाएगी फैरिक्स। फिर आपका है, इसके बाद ग्रीष्णी के बाद आपको जो श्वास नली आपको दिख रही है, ये सांस वाली जो नली है, इसे बोला जाता है ट्रेचिया। ये हो गया आपका ट्रेचिया। ये आता है आपके जो लंग्स यानी फेफड़े, जो आपके लंग्स होते हैं। ये पसलियाँ होती है आपकी रिब्स। पसलियाँ क्या है, रिब्स आपकी होती है। इसके बाद ये है आपकी डायाफ्राम। ये क्या होती है आपके डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को इंग्लिश में भी डायाफ्राम आपका बोला जाता है। ये डायाफ्राम हो जाएगा, ये आपके फेफड़े हैं। देन अब आपका आता है ऊपर की ओर ओरल, जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा को बोला जाता है ओरल कैविटी। ये कैसी कैविटी है, ओरल कैविटी आपकी होती है। ये है ओरल कैविटी, ये हो जाएगी ओरल कैविटी। ये होती है नासा गुहा, जो नासल पैसेज आपका होता है। नासा गुहा जो नासल पैसेज होता है, इंग्लिश में इसको नासा पैसेज आपका बोला जाता है। नेशल पैसेज, तो ये आपका हो गया। तो इसमें जो डायाफ्राम आपका, तो ये जो आपने पिक्चर अभी जो आपने जो डायग्राम देखा जिसमें बैलून आपने लिए थे बोतल में, तो उसका आपका दिख रहा है। तो इसमें आपका जो श्वसन की जो क्रियाविधि थी उसे दिखाने के लिए, यानी किस तरह जो श्वसन है वो करते हैं, उसका जो रूप आपने देख लिया, यानी जो पिक्चर थी बैलून के माध्यम से। चलिए, इसमें जो बोतल वाला आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो हमने जो मैकेनिज्म यानी जो ब्रीथिंग है ह्यूमन बीइंग में वो किस किस तरह होती है, मैकेनिज्म में इसमें देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट पिक्चर। चलिए, इसमें है कि जो मानव में जो श्वसन की जो क्रियाविधि है वो कैसे होती है। तो मैकेनिज्म इसमें है कि ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, जो वायु है वो अंदर ली। तो जो नोस्ट्रिल हमारा होता है, जो नाक के जो छेद है वहाँ से हमने जो वायु है वो अंदर ले ली। तो वायु क्या आती है, अंदर आती है। इसके बाद जो ये पसलियाँ क्या है, ये बाहर की ओर आपकी गति करे, पसलियाँ ये आपकी बाहर की ओर गति करेगी। इसके बाद जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर आपका गति करता है, नीचे की ओर आपका हो जाएगा। जैसे कि आप जो दूसरी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें क्या है, वायु जो है वो बाहर की ओर धकेल दी जाती है। जब हम O2 या आपका जब हम वायु लेते हैं, यानी O2 जो होती है, ऑक्सीजन आपकी है, वो आप लेते हो। इसके बाद ये आपके अंतर श्वसन का है, और देन ये आपका उच्च वसन है, जिसमें जो आपका एक्सलेशन और इनहेलेशन की इसमें बात की गई है। ये है आपका इनहेलेशन हो गया, और ये होता है एक्सलेशन, ये हो गया आपका एक्सलेशन। तो इनहेलेशन में जब हम जो वायु है, जो एयर है, यानी जो हम वायु अंदर लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो नोस्ट्रिल हमारे है, जो नाक के जो छेद है, तो वहाँ से जब हम हवा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी वायु में जो O2 है, O2 जो है वो अपना O2 जो ऑक्सीजन है वो बॉडी में जाती है, और जो CO2 है वो रिलीज आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब जो वायु अंदर लेते हैं, जो पसलियाँ हमारी है, जो रिब्स है, वो बाहर की ओर गति करते हैं, यानी बाहर की ओर आपकी गति करेगी। और जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर आपका हो जाता है। जैसे कि आपने पॉइंटों में भी पढ़ा था, जो पॉइंट आपको कराए गए हैं उसमें भी आपका सेम आपका दिखाया गया, ये पिक्चर के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। इसी तरह आपका जो एक्सलेशन है, जब हम CO2 रिलीज करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब जो ये आपका जो है वायु, जो फिर क्या होगा, जो वायु है वो बाहर की ओर आपकी धकेल दी जाती है। जो डायाफ्राम है वो पूर्व स्थिति में आ जाता है। डायाफ्राम जो होता है वो पूर्व यानी पहली सिचुएशन में आपका आ जाता है। पसलियाँ जो होती है वो अंदर की ओर गति करती है। पसलियाँ जो आपकी है, जो रिब्स है, वो अंदर की ओर गति करने लगती है, और जो वायु है उसको बाहर धकेल दिया जाता है। यानी O2, जब हम O2 लेते हैं, तो O2 जब हम हवा यानी ऑक्सीजन जो लेते हैं, उस टाइम पर जब इनहेलेशन होता है उसमें जो डायाफ्राम है वो नीचे की ओर हो जाएगा,
जो रिब्स है, जो पसलियाँ हैं, वो आपकी आउटसाइड यानी बाहर की ओर गति करेगी। एक्टिविटी जो है वो बाहर की ओर करने शुरू कर देगी। जब हम CO2 रिलीज करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, उसमें जो रिब्स होती है, जो पसलियाँ होती है, वो आपकी इनर में होगी यानी अंदर की ओर आपकी गति करेगी। और जो डायाफ्राम होता है वो पहले की सिचुएशन में आपका आ जाएगा यानी ऊपर की ओर आपका चले जाएगा, तो डायाफ्राम आपका ऊपर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट है कि आपको जो बेहतर जीवन के लिए श्वास, जब जो बेहतर जीवन के लिए जो श्वास है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो बेहतर जीवन के लिए जब आप सांस, तो इसमें सबसे पहले होता है नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम में से हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स है, वो वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो वायु को अंदर लेने की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी हमारी होती है, उसको इंक्रीज कर देता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं में ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार यानी इस टाइप से क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसमें जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप तो रिजल्ट ये होता है कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो जो ऊर्जा होगी, जो एनर्जी होती है, वो ज़्यादा आपकी होने शुरू हो जाएगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अगला है कि हम उत्सन में बाहर क्यों निकलते हैं। जब उत्सन होता है तो उत्सन में हम बाहर क्यों निकालते हैं। तो उत्सन की क्रिया में, जो उत्सन अभी आपने देखा, तो उत्सन की जो एक्टिविटी है उसमें हम बाहर क्या निकालते हैं। पहला पॉइंट है कि कोई पतली स्वच्छ प्रकनली आपको लेनी है। कोई भी आपको पतली सी टेस्ट ट्यूब, प्रकनली होती है आपकी, एक टेस्ट ट्यूब होती है, वो आपको लेनी है पतले वाली, जिसमें कॉर्क लगा दो। इसमें क्या करना है आपको, जो कॉर्क होता है वो आपको लगा देना है। जैसे ही आपने जो कॉर्क होता है वो लगा दिया, तो कॉर्क इसमें लगा दिया, कॉर्क लगाने के बाद आपको करना है, यदि प्रकनली उपलब्ध ना हो, अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब अवेलेबल नहीं है, तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। जो कांच या प्लास्टिक की बोतल सभी के घर पर मिल जाएगी, तो वो आप ले सकते हैं। प्रकनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी आपको डालना है। जो प्रकनली ली है, जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है, उसमें थोड़ा सा जो ताज़ा बना जो चूने का पानी होता है, जो हमने बनाया था लास्ट उसमें, तो वो आपको डालना है। प्लास्टिक की एक स्ट्रो, जो प्लास्टिक आपकी है, तो उसमें एक स्ट्रो या जो नली होती है, वो आपको प्रकनली, ये जो टेस्ट ट्यूब है, उस प्रकार आपको डालनी है उसमें, कि वह चूने के पानी में क्या हो जाए, पूरी तरह से डूब जाए। तो चूने के पानी में वो स्ट्रो डूब जानी चाहिए। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारे। फिर क्या करना है, जो नली, जो स्ट्रो आपने लिया है, उसको, जो चूने का पानी है, उसमें आपको धीरे धीरे फूंक मारनी है। चलिए, फूंक मारते टाइम अब आपका है अगला पॉइंट कि क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है। जो चूने का पानी है उसमें आपको कोई चेंज मिलेगा। इस जो अध्याय यानी चैप्टर 6 में क्या अध्ययन के आधार पर आपको समझा सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 6 में हमने जो चूने का पानी बनाया था। तो इसमें अब आपका है अगला कि हम जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उत्सन करते हैं, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, वह गैसों का मिक्सचर होता है। वह गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण आपका होता है। अंतःस्रावित जो वायु होती है, जो इनहेलेशन है, वो 21% उसमें ऑक्सीजन होती है, और 0.04% जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपकी होती है। ये फेफड़े का आपका बताया जा रहा है, लंग्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद आपका है जो उच्च शीत वायु होती है, जब एक्सहेलेशन करते हैं उस टाइम पर 16.4 ऑक्सीजन होती है, और जो CO2 होती है वो 4.4 आपकी होती है। अब आता है अगला कि अंतःश्वसित और उच्च सावित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, तो आपने परसेंटेज आपने देख ली। अब आता है नेक्स्ट कि हम क्या उच्चित करते हैं, यानी जो हम उच्चित करते हैं, तो उच्चसित क्या आपका है, तो इनहेलेशन क्या होता है, हम केवल, तो इसमें जो उच्च सवित आपका है यानी एक्सहेलेशन जो होता है, हम केवल CO2, जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उच्चवसित करते हैं, यानी एक्सहेलेशन करते हैं, उसी को रिलीज करते हैं, उसी को छोड़ते हैं, अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्च सवित करते हैं। जो गैस होता है, तो गैसों का जो मिक्सचर है उसको भी क्या करते हैं, यानी बॉडी से बाहर अपना करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है इसमें कि अगर आप जो दर्पण होता है, जो मिरर आपका है, उसके आगे उच्चवास छोड़ते हैं, यानी उसके आगे जो आपने जो आप CO2 जो यानी अपना उच्चवास करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उस टाइम पर आपकी जो सतह होगी, यानी जो सतह होती है वो धुंधली आपको दिखाई देगी। क्या, जैसे आप सर्दियों के टाइम पर जो आप मिरर लेते हो, उस टाइम पर जब आप मिरर में से जब आप सांस छोड़ते हो, तब आप देखना जो आपके जो मिरर होता है उस पर क्या धुंधली धुंधली से आपको एक परत नजर आएगी। तो यह नमी के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, जो नमी आती है, मॉइस्चर आता है, उसके कारण ये होता है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आता है, जल के जो बिंदुकण होते हैं, जो ड्रॉप होते हैं, वो कहाँ से आता है,
अब आपका अगला पॉइंट कि अन्य जंतुओं में जो श्वसन होता है, जो अदर एनिमल्स होते हैं वो श्वसन यानी जो ब्रीथिंग है वो कैसे करते हैं। पहला पॉइंट है हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जो जंतुओं के यानी वक्ष गुहा में मनुष्य की भांति जो ह्यूमन बींग्स है तो उनमें भी क्या उनके भांति उनमें क्या होता है, लंग्स आपके पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है जीव जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स है वो श्वसन कैसे करते हैं, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं। तो इनमें पूछा गया है जो मनुष्य के जैसे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, ऐसे इनके श्वसन अंग होते हैं। जो ऑर्गन है रेस्पिरेशन के वे ऑर्गन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है क्या, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो कॉकरोच होता है जिसे तिलचिट्टा आपका बोला जाता है, या फिर जो घोंगे होते हैं, मछली होती है, केंचुए होते हैं, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं। चलिए अब इसका आंसर सबसे पहले आता है अब आपका कॉकरोच। तो जो कॉकरोच आपका है, चलिए कॉकरोच में देखते हैं, इसमें सबसे पहले आपका आता है कॉकरोच। तो कॉकरोच को इंग्लिश में भी आपका कॉकरोच ही बोला जाता है। पहला पॉइंट इसका है कि कॉकरोच के शरीर, जो कॉकरोच की जो बॉडी है वो पार्श्व भाग में ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो जो कॉकरोच है उसके जो शरीर है उसका जो पिछला भाग यानी पार्श्व भाग जो उसका होता है उसमें क्या होता है, तो कॉकरोच का जो भाग होता है तो उसमें छोटे छोटे आपको छिद्र होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र आपके होते हैं, छोटे छोटे उसमें छिद्र यानी छेद यानी जो हुल होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। अन्य कीट जो अदर कीट होते हैं, इंसेक्ट जो आपके होते हैं, उनकी बॉडी में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। तो उनकी बॉडी में भी इस तरह के आपको जो हुल होते हैं, छिद्र होते हैं वो आपको दिखाई देंगे हल्के हल्के। ये छिद्र जो होते हैं वो श्वास रंध्र कहलाते हैं। जो ये हुल होते हैं, जो ये छिद्र आपके होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, ये छिद्र आपके स्पेरिकल्स आपका कहलाता है। रुंद्र जो रंध्र होता है वो कहलाएगा। अब आता है अगला पॉइंट कि कीटों में जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, उसमें गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का, जो वायु की जो नलियां है, जो ट्यूब वायु की जो नलियां होती है, पाइप होते हैं, उसका जाल बिछा होता है। तो एयर पाइप का क्या होता है, यानी या विंड पाइप आप बोल लीजिए, या एयर पाइप जो होता है, विंड पाइप का एक जाल बिछा हुआ होता है जो श्वसन प्रणाली या वातक कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ट्रेची आपका कहलाता है, क्या बोला जाता है, इंग्लिश में हो जाएगा आपका ये ट्रेची बोला जाता है। अब है आपका कि जो ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वसन रंध्रों में श्वास नलों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। तो ऑक्सीजन समृद्ध जो वायु हम लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है, श्वास रंध्रों यानी ट्रेचिया में जो श्वास नालों में जाकर आपके जो शरीर है, बॉडी है, उसके ऊतकों में विस्तृत, ऊतक यानी जो टिश्यू आपके होते हैं उसमें विस्तृत हो जाती है और शरीर यानी बॉडी की प्रत्येक जो सेल आपकी होती है तो हर सेल में ये आपकी पहुंच जाती है। अब आता है नेक्स्ट, इसी प्रकार तो इसी तरह से क्या होता है, जो कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, उसमें CO2 श्वसन नालों में आ जाती है। यानी जो CO2 होती है वो जो श्वास नाल आपकी होती है उसमें आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है, जो श्वास रंध्र होती है, स्पेरिकल्स आपका होता है, उससे वो आउटसाइड यानी बाहर की ओर निकाल दी जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो श्वास नाल या श्वास प्रणाल होती है, जो ट्रेचिया होता है, ये सिर्फ इंसेक्ट में आपको मिलेगा। तो ट्रेचिया किसमें मिलेगा, ट्रेचिया जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंसेक्ट जो कीट होते हैं उनमें आपको पाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु है, उनका जो अदर ग्रुप होता है उसमें आपको ये नहीं पाई जाएगी, तो ये अरेंजमेंट उसमें नहीं मिलने वाली है। अब है आपका जो केंचुआ। तो क्वेश्चन में जो केंचुआ आपसे पूछा गया था, केंचुआ होता है अर्थवर्म। केंचुआ क्या है आपका, केंचुए को बोला जाता है अर्थवर्म। ये होता है आपका अर्थवर्म, अर्थवर्म। तो जो आपने यानी डेली जो आप चैप्टर अब क्लास 7th में बार बार आपको जो केंचुआ है, अर्थवर्म का आपको जो है अलग अलग जो चीज़ें हैं वो आपको पता चलती जा रही है। शुरू से ये जो चैप्टर में आपका केंचुए का बार बार इसमें नाम आपका आ रहा है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ है केंचुए की, अर्थवर्म की, वो आपको धीरे धीरे पता चलती जा रही है। अब है आपका पहला पॉइंट जो कक्षा 6 यानी कक्षा 6 और जो अध्याय 9 जो अध्याय यानी चैप्टर 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा में श्वसन करते हैं। जो केंचुए होते हैं, जो अर्थवर्म है, वो अपनी जो त्वचा है, जो स्किन है, उसमें क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो केंचुए की त्वचा स्पर्श करने, जो केंचुए की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, अगर उसको टच करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होते हैं। कैसी, यानी जब उसे टच करते हैं तो उसकी जो स्किन होती है वो आर्द्र और श्लेष्म आपको प्रतीत होगी, आद्मिया और श्लेष्म जो होती है वो प्रतीत होती है। अब आपका है अगला पॉइंट, तो इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो गैसों का जो आवागमन होता है वो इजीली हो जाता है,
मेंढक जो है, मेंढक जो होता है, तो मेंढक क्या है आपका, तो सब इसमें आपका है कि जो मेंढक होता है उसमें मनुष्य की भांति, मेंढक में मनुष्य की भांति, मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। तो मेंढक में मनुष्य की भांति क्या पाए जाते हैं, लंग्स आपके पाए जाते हैं। जो फ्रॉग्स होते हैं, तो मेंढक जो है उसमें मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, और वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। तो जो उनकी स्किन है, जो त्वचा होती है, उससे भी वे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जो आर्द्र और श्लेष्मा होते हैं, जो कैसी होती है, आर्द्र और श्लेष्मा आपकी पाई जाती है। जो मोइस्ट और स्लिपरी होती है, कैसी होती है, यानी आर्द्र या आपकी मोइस्ट और स्लिपरी होती है, कैसी होती है, स्लिपरी आपकी पाई जाती है। चलिए अब आता है अगला पॉइंट कि जल में श्वसन, जो जल में जो श्वसन होता है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं। तो जो जल है, जो वाटर है, उसमें भी हम ब्रीथ ले सकते हैं, सांस अपने ले सकते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो कर सकते हैं, या वहाँ पर जो है हम जीवित रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव है, ऐसे कितने, यानी जो ऐसे अनेक जीव है जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं। तो ऐसे अनेक, इसमें आंसर बताया गया है कि ऐसे बहुत से जीव होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जल में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, और वाटर में भी अपना जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो श्वसन का प्रोसेस होता है, वो करते हैं। नेक्स्ट इसमें पहला पॉइंट है कि आपने जो क्लास 6 में आपने पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। जो मछलियाँ होती है, जो फिश होती है, उसमें क्लोम या गिल आपको दिखाई देते हैं, गिल उसमें पाए जाते हैं। तो क्लोम जो होता है वो जल में घुली, जो क्लोम है वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। तो क्लोम जो होते हैं, जो जल यानी जो वाटर में जो घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, जो O2 होती है, उसका उपयोग करने में उसकी हेल्प करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। जो क्लोम होते हैं वो स्किन से बाहर की ओर, यानी आउटसाइड आपको दिखेगा, यानी बाहर की तरफ वो निकले हुए होते हैं। अगला पॉइंट है कि क्लोम जो है वो किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। तो क्लोम है वो सांस लेने में किस तरह हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। पहला पॉइंट है क्लोम में रक्त वाहिनियां की संख्या अधिक होते हैं। जो क्लोम आपका है, तो क्लोम में जो रक्त वाहिनियां यानी ब्लड सेल जो आपकी होती है, तो रक्त वाहिनियां की जो संख्या होगी वो कितनी, यानी अधिक आपकी होती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में ये आपको दिखाई देगी। जो गैस विनिमय में सहायता करते हैं, तो ये किसमें सहायता करती है, गैस जो विनिमय है उसमें हेल्प करती है। अब है आपका कि दूरदर्शन जो है आपका है, जो टेलीविज़न होता है, जो दूरदर्शन आपका है, ये प्रोग्राम में आपने देखा होगा, तो कार्यक्रम जो प्रोग्राम आते हैं उसमें आपने देखा होगा कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती है। तो डॉल्फिन और जो व्हेल होती है वो जो पानी की जो सतह यानी ऊपर की ओर वो आ जाती है। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब वो ऊपर की ओर आती है तो वे जो पानी की जो फुहार होती है तो वो भी वो छोड़ती है। अब है आपका नेक्स्ट कि क्या अब है आपका जो क्वेश्चन आता है कि जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे हैं, वो भी श्वसन करते हैं। उससे पहले हम जो मछली है, मछली में जो गिल क्लोम आपके हैं वो देख लेते हैं, क्लोम और गिल्स इसमें देख लेते हैं। चलिए इसमें जो पिक्चर आपकी है देखिए, जो हमने वो जो टेस्ट ट्यूब यानी हमने ली थी टेस्ट ट्यूब, या फिर जो बोतल आपके पास होती है वो आपको लेनी थी। तो इसमें देखिए ये आपने ली थी, इसमें जो टेस्ट ट्यूब आपका था, नीचे आपका चूने का पानी है, ये आपका स्ट्रॉ है। जैसे आप जो फ्रूटी वगैरह आप पीते हो पाइप्स के माध्यम से, पाइप के मीडियम से माध्यम से, तो उसी तरह तो इसमें आपको पीनी नहीं है, सिर्फ इसमें हल्के हल्के धीरे धीरे आपको फूंक मारनी थी। और नीचे क्या है आपके जो नीचे आप जो हल्के हल्के से इसमें आपको जो हल्के हल्के से आपको गुब्बारे की टाइप के आपको दिखाई देगी। अब आपका है अगला पॉइंट आता है जो हम देखने थे, गिल्स अपना देखते हैं। तो गिल्स देखिए ये रहा आपका जो आउटसाइड यानी बाहर की ओर जो आपको क्लोम दिखाई देता है, ये आपका मछली जो श्वसन अंग आपका तो मछलियों का जो श्वसन अंग होता है जिससे वो सांस लेते हैं, ये क्लोम आपका है। अब आता है आपका अगला पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट, यानी जो पादप होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भी जो श्वसन है वो करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें कि जो पादप, पहला क्वेश्चन आपका था कि जो पादप है वो श्वसन करते हैं। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी सांस लेते हैं अन्य जीवों की भांति, यानी जो ऑर्गेनिज्म यानी अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे हैं, वो भी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। रेस्पिरेशन यानी ब्रीथ, जो ब्रीथिंग है यानी रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रोसेस करते हैं, सांस वो लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। जैसे कि आप जो कक्षा 6 जो छठी की क्लास थी आपकी, क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में
भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। तो पादप में प्रत्येक अंग क्या होता है, वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। तो अब है आपका नेक्स्ट कि अध्याय जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि पादप की जो पत्ते, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट था जिसमें हमने जो न्यूट्रिशन पढ़ा था कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पादपों में जो पोषण है वो किस तरह आपका होता है। तो पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे माइक्रो जो छिद्र आपके पाए जाते हैं, जो क्या कहलाया जाता है, रंध्र कहलाते हैं। क्या अब आपका क्वेश्चन आता है कि क्या भूमिगत होते हुए, यानी भूमिगत होते हुए भी पादपों की जो जड़ें हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, यदि ऐसा है तो वे ये किस प्रकार करती है। तो अगर इस तरह वो करती है तो वो किस तरह से ऐसा करती है। तो पादप की अन्य सभी कोशिकाएं, जो पादप होता है, जो प्लांट्स है, उनकी अन्य जितनी भी कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, वो सेल्स यानी कोशिकाओं की भांति क्या करते हैं, मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको क्या O2 की नीड होगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा, जो मूल मृदा होती है उसके कण या जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच क्या होता है, खाली स्थान, यानी वायु अवकोशों में उपस्थित वायु से वे ऑक्सीजन ले लेते हैं। जैसे कि आपने जो कल पढ़ा था, तो जो मिट्टी आपकी होती है, यानी सेकंड लेयर में आपने देखा था जिसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल होने के कारण क्या होता था, वो आपस में जुड़ नहीं पाती थी। जुड़ने के कारण क्या, बीच में जो स्पेस रह जाता था जिसमें जो जल का ज़्यादा निकासन होता था, वाटर जो था उसमें ज़्यादा जल था उसका निकासन होता था, और वहाँ पर क्या, जो बीच में जो स्पेस रहता था वहाँ पर आपकी एयर, जो वायु होती है, वो फिलअप हो जाती थी। अब आपका अगला पॉइंट है, यदि किसी गमले के पौधे में, यदि कोई गमला है तो उसका पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए, तो उस गमले में हमने जो पौधा गमले में लगाया है और उसमें हमने ज़्यादा पानी डाल दिया, यानी जितना पानी चाहिए उससे अधिक क्वांटिटी में डाल दिया, तो क्या होगा। अब आपका है अगला पॉइंट कि नोट में आपको दिया गया इस अध्याय जो चैप्टर आपने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। तो जो श्वसन है, जो श्वसन हमने किया, यानी ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन हमने देखा, तो इसमें क्या है आपका जैविक प्रक्रम आपका है, प्रोसेस आपका है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने के लिए क्या है आवश्यक होता है, ऊर्जा, एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्या हमें सांस लेने की आवश्यकता होती है, ब्रीथिंग लेने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। बिना, अगर हमने ब्रीथ लेना छोड़ दिया तो हमारी डेथ भी हो जाएगी। चलिए अब जो आपका है प्लांट्स वाला यानी पौधों वाला पिक्चर अपनी देख लेते हैं। लास्ट जो पादप यानी जो पौधे आपके होते हैं, जो पौधे होते हैं उसकी बात इसमें की गई है। जब वो जो वायु है वो अवशोषित करते हैं, वायु जो होते हैं, जो एयर है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो रूट, जो जड़ होती है, जो रूट है वो एब्जॉर्ब करते हैं एयर फ्रॉम द सोइल, यानी किससे, मृदा से, सोइल से वो एब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, सोइल के पार्टिकल आपके मृदा के कण होते हैं। यहाँ पर मूल रोम, ये क्या है आपका रूट हेयर आपके होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, और यहाँ पर आपका वायु जो अवकाश आपको दिख रहा है यानी एयर स्पेस आपका होता है। क्या है, एयर स्पेस। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो यहीं से वो क्या कर लेती है, जो वायु है वो ले लेते हैं पादप। चलिए अब ये लास्ट आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।